हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये लेक्चर सीरीज बेस्ड होगी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, स्पेशली CSIR नेट एंड IIT जैम, और साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी, जैसे TFIR, जेस्ट, JNU, DU। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पर, मतलब बिल्कुल बेसिक पर। हम समझते हैं पहले साइंस क्या होती है। आइए, साइंस। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप उस सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये जो हम कहते हैं ना कि ये पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका ये सब्जेक्ट अच्छा है, या ये पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या ये कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कोई इंटेलिजेंट होता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब लोग इंटेलिजेंट होते हैं। फ़र्क ये है कि हम जिस सब्जेक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर कमांड कर ली अपनी, तब आपको सब्जेक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसीलिए आप जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, उसके स्टार्टिंग के कंसेप्ट्स पर अच्छे से टाइम स्पेंड करें। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा बाद में उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना। आप स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा टाइम देंगे, आपको उतना कम टाइम लगेगा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी उसके क्वेश्चंस की ट्रिक बनाने में। आपको किसी और के ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ऐसी ट्रिक बना लेंगे कि आपका वो क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं साइंस क्या होती है। तो साइंस की डेफिनेशंस आपने भी बहुत सारी पढ़ी होंगी, मैंने भी बहुत सारी पढ़ी है। उनमें से मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो ये है, it is a body of knowledge and the method to learn that knowledge। देखिए, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मतलब है इस बात का? कोई भी सिस्टम है, जैसे अर्थ सन को रिवॉल्व कर रही है और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स देख रहे हैं, लाइट आ रही है, आपको स्काई ब्लू दिख रहा है, बहुत सारे। आप कोई भी सिस्टम ले सकते हैं कि ये सिस्टम है, उसमें कोई ना कोई इवेंट हो रही है। तो वो एक पूरा, उसे मैं कह रहा हूँ बॉडी। एक जो पूरा सिस्टम है उसे मैं कह रहा हूँ बॉडी। तो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, उसकी नॉलेज मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका प्रोसेस, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये कंप्लीट मिला के बनती है नॉलेज। तो उसकी नॉलेज और वो मेथड्स जिससे हम उस नॉलेज को समझते हैं, ये कंप्लीट बनाता है हमारा साइंस। ठीक है? जैसे आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी बहुत ज़्यादा बचपन में, कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो इसका भी मतलब यही है
कि कोई भी सिस्टम है उसकी सिस्टमेटिक नॉलेज जब हम लेते जा रहे हैं तब वो हमारा जो कहला रहा है पूरा जो हम नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं एक साइंस की कैटेगरी के अंदर। जैसे हम स्टार्स की बात करते हैं कि भाई ये स्टार इतना गर्म है, ये इतना ठंडा है, इतना पास है, इतना दूर है, ये क्या है? ये साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि हम रैंडमली नहीं कह रहे हैं कि स्टार भाई ये इतना दूर है, हमने उसको फाइंड करने के मेथड्स ढूंढे हैं। वो हमारी एक पूरी बॉडी है जो पूरा प्रोसेस है, और उस बॉडी के अंदर जो पूरी नॉलेज है हमने मेथड्स ढूंढे हैं उस नॉलेज को लर्न करने के। और देखिए साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज कि हम पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चल रहे हैं। जैसे हमें डिस्टेंस पता करनी है तो हम मेथड्स लगाते हैं, पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं और अलग अलग मेथड्स लगाते हैं। इसी तरह से जैसे हमें वेट मेज़र करना होता है तो हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, वो भी हम किसी न किसी कंसेप्ट के हिसाब से बनाए। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक नॉलेज सीक्वेंस में जो हम समझते जाते हैं। अच्छा, जैसे हम अगर बात करें यहीं पर एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में अगर हम अभी देखें हमारे पास जितना पूरा कंटेंट है तो हमारे पास जैसे बुक्स हैं उसमें कैलकुलेशंस हैं कि किससे क्या होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है। हमें उसके पीछे का प्रॉपर कॉज नहीं पता, इसलिए हम उसे साइंस नहीं कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, साइंस कोई चीज़ है या नहीं है इससे डिपेंड नहीं करता कि वो इवेंट हमारा सही है या गलत है। कोई इवेंट हो सकता है कि सही है लेकिन वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि वो सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है, वो बस है। ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ आपकी कि भाई आपका कोई ग्रह भारी है और मैं कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसे ही हो जाता है, तो ये इवेंट तो सही होगी, लेकिन ये फिर भी साइंस नहीं है क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है उसको प्रोड्यूस करने की कि किस मेथड से बताया, किस तरह से बताया। ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई इवेंट गलत भी हो सकता है लेकिन फिर भी वो साइंस की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। जैसे एक टाइम पे हम मानते थे कि अर्थ हमारी सेंटर में है और सन अर्थ को रिवॉल्व करता है, तो बताइए बात सही है या गलत है? ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमें बाद में पता चला कि अर्थ सन को रिवॉल्व करती है। तो क्या ये चीज़ साइंस नहीं थी? ये चीज़ साइंस थी क्योंकि हम उस टाइम जब ऑब्जर्व करते थे तो हमने एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस ली कि इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें ये रिजल्ट मिले। तो हमारा ये जो रिजल्ट था ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज थी, वो हमें रिजल्ट मिले। उसके बाद हमारा वो सिस्टमेटिक नॉलेज और आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि भाई अर्थ सन को रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, यही जानते हैं आप लोग। उसके बाद ये नॉलेज हमारी और बढ़ती चली गई। न्यूटोनियन ग्रेविटी के बदले हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई। उसने बताया कि एक्चुअली अर्थ सन को रिवॉल्व नहीं कर रही है, एक्चुअल स्पेस टाइम बैंड है, अर्थ तो अपना नॉर्मल ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो यही सारी हमारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि भाई साइंस हमारा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग साइंस की ऑलरेडी भी होगी और अब हो सकता है और बेटर हो। तो चलिए अब हम आते हैं कि फिजिक्स क्या है। ये तो हो गया हमारा साइंस। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, जिसको आपको पढ़ना है अभी बहुत सारा। क्या चीज़ है यह? क्योंकि इसको बिना समझे इसे पढ़ेंगे तो हम कभी ना कभी दुखी होते रहेंगे कि भाई ये फोर्स कहाँ से आ गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, भाई अचानक से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई। हम ये सब चीज़ों में उलझे रहेंगे ना कि भाई अभी तो हमें बताया था कि ये ग्रेविटी होती है लेकिन क्वांटम लेवल पे चले गए तो ऐसी चीज़ें बिहेव कर रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने तो पढ़ लिया एक बार भाई न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया, लेकिन वो गलत क्यों हो रहा है बाद में जब हमारा आइंस्टाइन वाली ग्रेविटी आई। तो देखो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ आपको, स्टडी
ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। देखो, नेचर क्या है? नेचर है दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको नेचुरली होती हुई दिखती हैं। जैसे आपको रात में स्टार्स दिखते हैं, आपको दिखता है दिन रात हो रही हैं, ये मैं पेन यहाँ से छोड़ता हूँ, ये अपने आप नीचे आ जाता है, ये सब नेचुरल फिनोमिनास है। तो हम इन नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी करते हैं, ठीक है, इन नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करके हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, हमने स्टडी करी नेचुरल फिनोमिनास की। जैसे भाई हमें क्या पता था ग्रेविटी कुछ होती है, या फिर मास स्पेस टाइम को कर्व करता है, हम कैसे सोच सकते हैं ये चीज़? हमने क्या करा? हमने नेचर को ऑब्जर्व करा, बिल्कुल शांत होकर हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, ठीक है। हमने ऑब्जर्व करा कि भाई ये पेन है, ये ऐसे नीचे गिरा, तो भाई कुछ ना कुछ है जो नीचे खींच रहा है, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन ली, स्टडी कर लिया उसे, ठीक है। स्टडी करके हमारे पास आ गई इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन के बेस, हमने इसको बेस बना के हमने डेवलप करे लॉस। हमने लॉस डेवलप कर लिया। कैसे? हमने ग्रेविटी को स्टडी किया, इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई हाँ कोई दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने लॉ बनाया, ठीक है। हमने नहीं बनाया, न्यूटन ने बनाया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हम पूरे इंसानों की। तो हम लोगों ने भाई लॉ बनाया और कि भाई दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम अगर नेचर की स्टडी नहीं करते तो हम नहीं बना सकते थे। तो भाई उन लॉस के हिसाब से फिर हम उन लॉस को यूज़ करते हैं अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो समझ आई सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं कि हम इसके बेस पर आगे काम करते हैं। अब उसके बाद हमें मान लो बाई चांस हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसके हिसाब से तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये चीज़, तो हम फोकस किस पे करेंगे? अपने लॉस पे या ऑब्जर्वेशंस पर? हम फोकस करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस पर, क्योंकि अगर ग्रेविटी कह रही है कि कोई चीज़ नीचे गिरेगी, हमने लॉ बना दिया, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ नीचे नहीं गिर रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, हम कोई कंसेप्ट मिस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लॉस को मॉडिफाई करते जाते हैं। तो अब आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है आगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर आप कहीं से भी और पढ़ रहे हैं, उसको एक क्रिटिकल माइंड से सोचिए कि कहीं भी कोई चीज़ गड़बड़ हो सकती है। भाई आइंस्टाइन ऐसे नहीं सोचते तो वो कैसे बताते, इतनी सारी चीज़ों में करेक्शन कैसे करते? तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप भी नहीं आइंस्टाइन हैं। आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं या फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सोचना है कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम खुद की नॉलेज को चैलेंज करें। अगर हम चैलेंज नहीं करते कि भाई नहीं, हमें तो भाई सन ही दिख रहा है घूमता हुआ, हम नहीं मानेंगे कि कुछ और घूमता है, हम तो मानेंगे भाई सन ही घूमता है अर्थ की चारों तरफ, हमें तो नहीं दिख रहा अर्थ घूम रही है, अर्थ तो कांस्टेंट है। आप सुबह से लेकर शाम तक अर्थ पे बैठे रहो, एक ही जगह दिखेगी आपको। तो जब तक हम अपनी नॉलेज को चैलेंज नहीं करेंगे, हम आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको क्या काम करना है, अपनी नॉलेज को भी चैलेंज करना है साथ साथ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मतलब हर चीज़ को लेके बैठ जाओ कि भाई नहीं ये तो इसको गलत ही प्रूफ करके छोड़ूंगा आज, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको क्रिटिकल होकर सोचना जरूर है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होगा तो किस तरह बिहेव करेगा, और मैं इसके साथ साथ और क्या सोच सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। तो भाई हमने बात कर ली फिजिक्स की। अब देखो फिजिक्स में हम स्टडी करते गए और चीज़ों को हमें अलग अलग डिवाइड करना पड़ा अलग अलग पार्ट्स में। क्यों भाई, अलग अलग चीज़ों की स्टडी हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी हम अलग तरीके से कर रहे हैं, ग्रेविटी की स्टडी अलग तरीके से कर रहे हैं। तो उनको डिटेलिंग में स्टडी करने के लिए हमने क्या काम करा, अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर दिए। तो हमारा एक
पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी फिजिक्स के लिए। आप इसे बोन समझ सकते हैं फिजिक्स की, जो मैकेनिक्स होती है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या होती है भाई? मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी। हम इसे बॉडी कर देते हैं, पार्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे, लेकिन बॉडी कर देते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, क्योंकि हम छोटे पार्टिकल को भी एक बॉडी कह सकते हैं। तो मोशन ऑफ ए बॉडी हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की स्टडी करते हैं भाई पूरी मैकेनिक्स में, ठीक है। समझ गए मैकेनिक्स कितनी ईजी है? अब कर लोगे सारा? चलो ठीक है। मैकेनिक्स में हम क्या काम करते हैं? बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं। तो देखो, आपको किसी भी चीज़ के मोशन की स्टडी करनी है तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये पेन घुमाया, तो मुझे कैसे पता चला घुमाया? क्योंकि मैंने देखा था भाई पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पहुँच गया, तो मुझे पता चला ना ये मूव करा। अगर सोचो मैं भी इसके साथ साथ ऐसे चलता, मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, तो ये पेन मूव करा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए तो नहीं करा। मैं उसे तब भी अपनी आंखों के इतने पास देख रहा था सामने, अब भी इतने सामने देख रहा हूँ, नहीं करा मूव। तो हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं उसकी हम सबसे पहले डिफाइन करें कि वो किस जगह पर है, इनिशियली उसकी पोजीशन डिफाइन करें। तो हमारा क्या है, किसी भी चीज़ की मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट उसकी पोजीशन। ओके, अब पोजीशन डिफाइन कर दी भाई कि भाई मैंने मान लिया ये पेन यहाँ पर है। अब पोजीशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिफाइन करूँगा जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी भाई पोजीशन हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये मूव कर रहा है, तो मूव करके इसने क्या काम करा? डिस्टेंस ट्रेवल करी, कुछ डिस्प्लेस हुआ ये। तो हमारा भाई हमने सेकंड पॉइंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जब इसका हुआ तो इसने कुछ टाइम कंज्यूम करा डिस्प्लेस होने में, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 10 सेकंड पर यहाँ था और आगे भी 10 ही सेकंड पर यहाँ पर है, वो आगे कुछ टाइम लेगा, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 2-3 सेकंड का टाइम लेगा आगे। तो इसलिए हमारा तीसरी चीज़ आ गई टाइम, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेस हुआ, टाइम लगा, तो कितना तेज डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये ऐसे डिस्प्लेस भी हो सकता है और ऐसे डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कॉम्बिनेशन से एक नई क्वांटिटी बनी जिसे हमने बोला वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह कि हमारा जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से मूव करे, ऐसा हो सकता है या बहुत तेज मूव कर रहा है फिर लास्ट में स्लो हो गया, या फिर स्लो मूव कर रहा है धीरे धीरे तेज हो रहा है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, तो वो भी टाइम के साथ चेंज होगी। तो वेलोसिटी और हमने टाइम को कंबाइन करके हम नई क्वांटिटी बनाई, हमने एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो हम सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं कि भाई उसकी पोजीशन क्या थी, कैसे वो कहाँ पर आगे पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जो होती है काइनेमैटिक्स। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि भाई मोशन तो चलो हो रहा है, लेकिन मोशन किसी न किसी वजह से हो रहा होगा ना, कि मोशन क्यों हो रहा है भाई। ऐसा तो नहीं है भाई पेन ऐसा तो अपने आप तो मूव करेगा नहीं। देखा होगा भाई कोई चीज़ पड़ी रहती है, नहीं हिलती अपनी एक ऐसे, जब तक आप उसे आके हिलाओ ना, या कुछ मतलब उसमें किक नहीं मारो जब तक, कोई पत्थर पड़ा है तो मोशन किस वजह से हो रहा है? तो मोशन हो रहा है हमारा फोर्स। एक क्वांटिटी ली हमने कि भाई फोर्स है, उसकी वजह से ही कोई चीज़ मूव करेगी, बिना फोर्स के नहीं करेगी, ठीक है। मतलब इनिशियली अगर वो मूव कर भी रही है तो वो उसी तरह से अपना मतलब वो अपना मेंटेन करके रखेगी जो भी उसका स्टेट है, ठीक है।
तो फोर्स चाहिए हमें उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। फोर्स है, इसी तरह से हम क्वांटिटी कह सकते हैं, एक क्वांटिटी मोमेंटम, ओके, और एनर्जी कि भाई आपको फोर्स लगाना है तो फोर्स कहाँ से आया, एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी होगी तभी फोर्स लगाओगे आप। अच्छा, आप एनर्जी से फोर्स लगाओगे तो आप वो जो आपने टोटल आपकी एनर्जी यूज हो गई वो कहाँ इन्वेस्ट हो जाएगी, वर्क डन। वर्क डन किया, आपकी एनर्जी में चेंज आ गया, तो चेंज इन एनर्जी। ये सारी चीज जो हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी डायनामिक्स। डायनामिक्स, ओके। तो हमने मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई पहले काइनेमेटिक्स से, ठीक है। चलो आ जाओ, काइनेमेटिक्स को देखते हैं भाई क्या है। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने, बताओ भाई जल्दी से, याद है क्या लिखा था, पोजीशन, पोजीशन। किसी चीज की पोजीशन हम सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा मूव कर रहा है नहीं कर रहा। तो भाई मैंने इस पेन की पोजीशन यहाँ डिफाइन कर दी कि भाई ये पोजीशन है। अब मुझसे कोई पूछता है कि ये इसकी पोजीशन क्या है भाई, कितना दूर है आपसे, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर्टिकुलर कुछ एक चलो हमने कुछ भी आइडिया मान लिया कि भाई हम मुझसे 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब कहते हैं भाई आपसे कितना दूर है, आप कहोगे नहीं नहीं गलत इन्फॉर्मेशन है, ये तो 30 सेंटीमीटर दूर है। तो बताओ कौन गलत है दोनों में से, कोई भी गलत नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, इसको हम फिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से लेकर कि भाई ना भाई मैं अपनी बात मान रहा ना आपकी बात मान रहा, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। अब इससे जितना दूर है वो हमारा आइडियल ऑब्जर्वेशन हो गई, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने पोजिशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ओके। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट जिससे रिलेटिव हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए भाई ये कोई ये था, मान लो ये आप खड़े हैं, यहाँ पर भाई मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कहते हैं पॉइंट पी। तो आप कहेंगे भाई इतना दूर है आपसे, मैं कहूँगा इतना दूर है, लेकिन फिर हमको एक पर्टिकुलर चीज़ पे एग्री करना पड़ेगा कि भाई आपका मेरा नहीं पता, लेकिन ये जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से ये इतना दूर है पर्टिकुलर, ठीक है। इस चीज़ पर हम दोनों एग्री हो जाएंगे और कहेंगे कि चलो भाई आप भी हटो मैं भी हटता हूँ, हम रेफरेंस पॉइंट को देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ओके। तो रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा, यहां से हमने डायरेक्ट बता दिया इतना दूर है, ठीक है। लेकिन अब चलो हम कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, हम ये देखते हैं कि चलो पार्टिकल हमारा यहां पे ना हो के पार्टिकल हमारा यहां पर है P, ठीक है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये तो कह नहीं सकते इतना दूर है क्योंकि इतना दूर तो ये वाला पार्टिकल है, ये तो नहीं है, ये तो कुछ इतना दूर तो है ही है, ऊपर भी है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि चलो भाई हमने कह दिया इतना दूर है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और चल लो। जैसे आप किसी को रास्ता बताते हो कि भाई इतना आगे जाओ, वहाँ से इधर मुड़ जाना, तो ऐसे आप इतना आगे गए, यहाँ से ऊपर मुड़ गए, तो टोटल इसके आपकी लोकेशन क्या हो गई, भाई इतना तो आगे और इतना ऊपर, ठीक है। ये आपकी लोकेशन हो गई। और इस चीज़ को ठीक से डिफाइन करने के लिए आपने एक्सेस बना दिए, तो जो भाई सामने वाला है जो उसे आपने बोल दिया एक्स एक्सिस, जो इधर है उतना बोल दिया वाई एक्सिस, और टोटल इसका जो पोजीशन डिफाइन हो गई वो हो गई इतना एक्स में इतना वाई में, तो टोटल एक्स वाई ऐसे हमने करके लिख दिया। सिमिलरली मान लो ये वाला हमारा पॉइंट
अभी तो बोर्ड के ऊपर था, मैं कहता हूँ यहाँ पर है इस जगह, बताओ अब बताओ इसकी पोजीशन क्या। आप कहोगे भैया इतना आगे चलिए, इतना ऊपर चलिए, अब भी नहीं पहुँचे, अब क्या काम करोगे? तो यहाँ पे आगे चलो, ऊपर चलो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन से बाहर आना पड़ेगा, इधर भी चलना पड़ेगा, इधर की तरफ। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ? आपको इधर भी चलना पड़ेगा। तो आपने इतना तो आगे गए, इतना ऊपर गए और इतना ही इधर गए, मतलब यहां से आपने पॉइंट रखा, एक एक्सेस इधर निकाल दिया, ठीक है, समझ गए? एक एक्स वाई और जेड को आपने इधर निकाल दिया। तो यहां पर मैं इस तरह से बनाता हूं कुछ कि मान लो ये हो गया आपका मान लो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको मान लो डिफाइन करना था। अब तो क्या हुआ कि भाई इतना तो आप x में आगे गए, इतना y में ऊपर गए और इतना z में इधर आगे आ गए। ये 3 डायमेंशन में बनाने के लिए थोड़ा सा हमने इस तरह से बना दिया। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस x, ये हो गई y और ये हो गई भाई z। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे x y z, ठीक है। चलो, तो आपने साथ ही साथ, सॉरी ये है z एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, इसको हम जनरली इस तरह से भी यूज़ कर लेते हैं एक्स वाई जेड को, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। एक्स को आप यहाँ पे बना दो, वाई को यहाँ पे बना दो और जेड को बना दो आप यहाँ पर, ठीक है, एक ही बात है। हमने बस इसको क्या काम कर दिया, इसको पूरे को ऐसे बस घुमा दिया और कुछ नहीं किया। चलो, तो आपने साथ ही साथ एक और चीज़ समझ ली है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? हमारा एक्स वाई जेड का सिस्टम। इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं, वो हम फिर अभी इसके बाद देखते हैं। तो हमारा भाई पोजीशन हो गई डिफाइन हमारी। तो पोजीशन, हम जनरली पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं? रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्ट मिला दो पोजीशन वाला पॉइंट और इसे हम बोल दो वेक्टर आर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर हो गया। किसी भी पॉइंट के डायरेक्ट जो आपको वेक्टर हमारा वहाँ पे पहुँचता है उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपका मिल गया आपको। अच्छा, अब बात आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो चलो इसको भी फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या होता है? आपने एक्स वाई जेड बना दिया और भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? मैंने आपको क्या बोला, ये यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब हुआ ना कि डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले कोई पोजीशन चाहिए, उसके बाद जहाँ तक डिस्प्लेस हुआ वो वाली पोजीशन भी चाहिए कि भाई आगे कहाँ तक पहुँच गया ये, है ना। यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँचा, तो पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे पहुँचा, तो इसका मतलब पहले यहाँ पे था P1, बाद में पहुँचा यहाँ पर P2। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? ये हो गया R1 पोजीशन वेक्टर। इसी तरह फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फिर इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर हो, सॉरी ये जो वेक्टर होगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से देखें तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है R1 प्लस D इज इक्वल टू R2। तो वेक्टर D आपको क्या पता चल रहा है? R2 माइनस R1, ठीक है, समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं भाई हमारी वेलोसिटी क्या होती है। इधर देखें, चलो यही देख लेते हैं। वेलोसिटी हमारी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर क्या बोलते हैं हमारा, हम इसमें एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिनोट कर देते हैं? वी एवरेज को डिनोट कर देते हैं हम डेल्टा डी अपॉन टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड है हमारा डेल्टा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस लेते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो ये चीज़ भी ऐसा होता है कि भाई बहुत इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो होता है समझना ज़रूरी, ठीक है। वी एवरेज वेलोसिटी मतलब आपके टोटल आपका जो भी पाथ है उसमें नेट एवरेज कितना आपकी वेलोसिटी से आप चले हो,
ठीक है, और इंस्टेंटेनियस है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, कि आप जो क्या बोलते हैं, जितना आपने एवरेज में जैसे डेल्टा टी ले रखा था, इतना बड़ा टाइम में आपने पूरे में एवरेज ले रखा था, इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी इतने से टाइम के अंदर कितना मतलब आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप डेल्टा टी को क्या करोगे, लिमिट लगा के ये पहुंचा दोगे 0, अप्रोच टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, ये अप्रोच टू 0 का मतलब कभी भी एग्जैक्टली इक्वल 0 नहीं होता है। अप्रोच का मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता कभी। तो ये इसमें चेंज हो जाता है हमारा, मान लो डिस्प्लेसमेंट डी डी अपॉन डी टी। अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ और मान लूँ यहाँ पर, अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, चलो भाई ये डी डी लिखा हुआ अजीब लग रहा है, बस बाकी तो आप समझ ही गए कि मतलब चलो हम x लिख लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस हमारे वेलोसिटी ये हो गई। और सिमिलरली आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा हमारा डी वी अपॉन डी टी। सिमिलरली मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम के ऊपर चलो अभी नहीं जाते हैं, हम एक्सेलरेशन तक रहते हैं। तो आपने देख लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आपने आज देख लिए। तो हम चलो आज यहीं रोकते हैं लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन करी है, ये पोजीशन हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हमारे इन सारे कोऑर्डिनेट्स में आपस में रिलेशन क्या होते हैं, इनके डायरेक्शंस में क्या रिलेशंस होते हैं, और डायरेक्शंस का टाइम डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारी टाइम इंडिपेंडेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा बिल्कुल लेक्चर एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था फिज़िक्स का, और कुछ नहीं था। और हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको प्रॉपर अच्छे स्पीड से चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर आप ज्वाइन करते रहिए, आगे कंटिन्यू देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए, और मतलब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें हम, जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कीजिए वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।